मेरी पिछली क्लास में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर, इन्फिनेटिव को समझने के लिए क्या नाउन को जानना ज़रूरी है, क्या एडजेक्टिव को जानना ज़रूरी है, क्या एडवर्ब को जानना ज़रूरी है, या फिर वर्ब को समझना ज़रूरी है। मैंने कहा डेफिनेटली यदि इन्फिनेटिव को समझना है तो उसके पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को अवश्य ही समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते क्या हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करें। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप सभी जानते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब होते क्या हैं। तो नाउन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, जिसे हम नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। An adjective is a word which qualify a noun or pronoun. एडवर्ब का मतलब है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए और जो विशेषण की विशेषता बताए, या साथ में जो खुद अपनी विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। It is a word that adds something to the meaning of adjective, word or adverb itself. तो ये तो हो गई नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात। अब हम वर्ब की बात करें कि वर्ब होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, आप मेरे लैपटॉप पे देखेंगे, टू वर्ब, और उसके बाद में मैं और आगे लिख देता हूँ वर्ब, वर्ब मतलब, अब आप देखेंगे कि हमें ये जो पूरा घेरा दिख रहा है, टू, वर्ब और वर्ब, अब हम इस पर चर्चा। वाक्य में या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। टू लगा हुआ वर्ब वाक्य में या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब का कार्य करता है। अब समझ में आया कि नाउन को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को समझना क्यों जरूरी है इन्फिनेटिव समझने के पहले। क्यों? क्योंकि टू लगा हुआ वर्ब ही वाक्य में या तो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, या उस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि टू वर्ब और वर्ब में क्या अंतर है। ये तो मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब वाक्य में कार्य करता है और टू लगा हुआ वर्ब वाक्य में कोई क्रिया नहीं करता, वर्ब क्रिया करती है। ये अंतर है दोस्तों, इसको हमें हमेशा अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिक्स करके रखना पड़ेगा कि वर्ब वाक्य में क्रिया करती है, टू लगा हुआ वर्ब वाक्य में क्रिया नहीं करता। राइट? मुझे लगता है कि अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन टू इन्फिनेटिव वाले उनके पैटर्न लिख के रखे हुए हैं। हम एक के बाद एक इस बात से समझने की कोशिश करेंगे कि इन सेंटेंसों से, इन पैटर्न से हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, पहला हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन और टू लगा हुआ इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन और टू लगा हुआ इन्फिनेटिव। इसके एग्जाम्पल हम देखिए,
मैंने यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं। हम चाहे तो इसको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, और बाकी के लिए आपको भी तो होमवर्क करना है। तो देखिएगा कि इसमें मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, देवेश विशेष मी टू गो। देवेश विशेष मी टू गो, यानी कि देवेश की इच्छा है कि मैं जाऊं। देवेश की इच्छा है कि मैं जाऊं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में देवेश, वर्ब के रूप में विशेष, और यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, जो कॉलम है इसमें प्रोनाउन है मी, और टू इन्फिनिटिव, टू लगा हुआ इन्फिनिटिव है। यहाँ पर ये टू लगा हुआ जो टू गो है, जो हमारा इन्फिनिटिव है, वो वाक्य में कोई काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? वर्ब, और वर्ब क्या है? विशेष। अर्थात ये टू लगा हुआ है इन्फिनिटिव। देवेश अपनी केवल इच्छा व्यक्त कर रहा है, और केवल अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि उसकी इच्छा है कि मैं जाऊं। यहाँ जाने की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ केवल इच्छा व्यक्त की जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग। आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग मतलब मैं चाहता हूँ तुमसे, क्या चाहता हूँ? टू स्पीक समथिंग, आप कुछ बोलो। आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग। तो यहाँ पर जो टू स्पीक लगा है, जो इन्फिनिटिव है, वो बोलने की क्रिया नहीं कर रहा है। मैं केवल चाहता हूँ आप बोले। अभी आपने ना शुरू किया है ना ख़त्म किया है बोलना, केवल मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस तरह से मुझे लगता है कि हमारा ये जो पहला पैटर्न है ये समझ में आ गया होगा। यदि इसको थोड़ा सा और एक आध एग्जाम्पल देकर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको, मुझे इस विश्वास है कि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसको एक बार फिर से क्लियर कर लें ताकि सेंटेंस गड़बड़ ना हो जाए। आई want to swim in the swimming spelling clear. I want to swim in the swimming pool। और मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, I can swim in the स्विमिंग पूल। राइट दोस्तों, अब इसमें आप देखेंगे, देखिए एकदम इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि जो पहला सेंटेंस है वो इन्फिनिटिव है। आई वांट टू स्विम इन द स्विमिंग पूल। यहाँ पर ये जो टू स्विम लगा हुआ है, इस टू स्विम का मतलब है, ये जो मैं यहाँ पर आपको टू लगा हुआ स्विम बता रहा हूँ, इस टू स्विम का मतलब है कि ये
आप देखेंगे कि ये जो टू स्विम है, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, इसको मैं इस तरह से भी कर देता हूँ। ये जो हमारा टू स्विम है ये इन्फिनिटिव है। यहाँ पर हमारा वर्ब है वांट, मुख्य क्रिया है वांट। आई वांट टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल में तैरना चाहता हूँ या स्विमिंग करना चाहता हूँ। मैंने अभी स्विमिंग की नहीं है, केवल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये एज ए नाउन आया हुआ है। उसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, आई कैन स्विम इन द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। मैं स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। इसकी हिंदी देखिए, दोनों में अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा स्विम शब्द है, ये जिसे मैं सेकंड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। ये सेंटेंस हमारा मीनिंग देता है कि मैं स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ। यहाँ स्विम क्रिया कर रहा है, और जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में आई वांट टू स्विम इन द स्विमिंग पूल में यहाँ कोई स्विम वर्ड क्रिया नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ जो हमारी है, इस एग्जाम्पल से ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, तो एकदम से हमारी बातें क्लियर हो जाएगी कि टू लगा हुआ इन्फिनिटिव यहाँ नाउन का काम कर रहा है। और जो सेकंड एग्जाम्पल है, आई कैन स्विम इन द स्विमिंग पूल, इसमें स्विम वर्ड क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। राइट दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल वाला पैटर्न था, जो मुझे लगता है कि अब आपको एकदम क्लियर होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इन्फिनिटिव एंड वर्ब। दूसरी बात, टू लगा हुआ वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, टू गो, टू स्पीक। राइट दोस्तों, तो ये मुझे लग रहा है कि समझ में आपको आ गया हुआ कि यहाँ पर ये नाउन शो कर रहा है, मी टू गो या यू टू स्पीक। ये टू गो और टू स्पीक जो है ये यहाँ एज ए नाउन है। राइट दोस्तों, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, या जो हमारा दूसरा सेंटेंस है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। और हमारा दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड टू लगा हुआ इन्फिनिटिव। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस का पैटर्न बोला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड टू इन्फिनिटिव, अर्थात इस सेंटेंस में जो टू लगा हुआ इन्फिनिटिव है वो एज ए एडजेक्टिव शो होगा। राइट, अब इसका एग्जांपल देखें अपन। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये जो पहला सेंटेंस है टेबल में आप देख रहे हैं, द रिवर इज वाइड टू क्रॉस, द रिवर इज वाइड टू क्रॉस, अर्थात नदी है चौड़ी क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए। तो आप यदि वाइड टू क्रॉस वर्ड को देखेंगे तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो है सब्जेक्ट, द रिवर। और द रिवर क्या है, क्रॉस करने के लिए चौड़ी, अर्थात ये तो एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आना चाहिए कि वाइड टू क्रॉस मतलब पार करने के लिए चौड़ी। तो कौन, रिवर। तो रिवर क्या है, नाउन, और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, वाइड टू क्रॉस, टू लगा हुआ क्रॉस। दूसरा एग्जांपल देखिए, द क्वेश्चन वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन थे कठिन समझने में।
तो कौन समझने में डिफ़िकल्ट थे? जवाब आया द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज नाउन एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो टू लगा हुआ जो वर्ड है अंडरस्टैंड, ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर आया हुआ है। यदि हम इसका और एक आध एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें दोस्तों, या और एक आध एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिएगा, द रोड सॉरी देखिए ये मेरे कीबोर्ड के कारण थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। द रोड इज द प्लेस, the road is the place to drive। मेरी स्पीड नहीं है दोस्तों लैपटॉप पर, इसलिए मुझे थोड़ा सा कीबोर्ड पर भी ध्यान देना पड़ता है और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी। तो देखिए इस एग्जांपल में आपको समझ में आएगा जो मैंने लिखा है कि द रोड इज़ द प्लेस टू ड्राइव। ये जो रोड है ये ड्राइव करने का स्थान है। तो स्थान द रोड दैट इज नाउन। द रोड ये एक नाउन है हमारे सेंटेंस में, और टू ड्राइव ये एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? रोड को। रोड वो स्थान है जहाँ पर ड्राइव किया जाता है। द रोड इज़ द प्लेस टू ड्राइव। मेरी बात क्लियर हो रही है? यदि हम अब तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब एंड टू इन्फिनिटिव। यानी पहला था नाउन का स्ट्रक्चर, दूसरा एडजेक्टिव का, अब तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है एडवर्ब का, अर्थात टू लगा हुआ वर्ब एज ए एडजेक्टिव हमें समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो टू सी मूवी, वी गो टू सी मूवी, वी गो टू सी मूवी। हम जाते हैं, टू सी देखने, मूवी, राइट। तो यहाँ पर गो टू सी मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है गो। हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? देखने। तो यहाँ पर जो टू लगा हुआ वर्ब है यानी टू सी वर्ड है जो, वो एज ए एडवर्ब है। अब क्यों है एडवर्ब? इसमें आप देखेंगे कि हमने जब एडवर्ब की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें ये पाया था कि जो या तो वर्ब की विशेषता बताए, वर्ब को क्वालिफाई करे, या एडजेक्टिव को, या फिर खुद को, वो एडवर्ब कहलाता है। जो वर्ब में कुछ जोड़े, या एडजेक्टिव में या खुद में, वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए गो वर्ब में टू सी, यानी हम जाते तो क्यों जाते हैं?
आंसर निकल के आया, क्यों गए? तो कुछ देखने गए। अब क्या देखने गए? वो नाउन है, मूवी। वी गो टू सी मूवी, हम मूवी देखने जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो टू सी है ये एडवर्ब के रूप में आया है, एज एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रिमी फॉरगॉट टू डू होमवर्क। रिमी फॉरगॉट टू डू होमवर्क, रिमी भूल गई करना। क्या करना भूल गई? तो आंसर है होमवर्क। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो टू डू है वो एज ए एडवर्ब आया है और वो फॉरगॉट की विशेषता या उसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। अब हम चौथे स्ट्रक्चर को देखें तो ये चौथा स्ट्रक्चर है, पहले हेडिंग से देखते हैं, सब्जेक्ट टू मेक, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड कॉम्प्लीमेंट। इस एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। तो आप पाएंगे कि इस एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है उसमें है सब्जेक्ट, वर्ब, टू मेक, ऑब्जेक्ट एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा हुआ कि मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट में होना, सेंटेंस में होना इस बात का प्रतीक होता है कि वो किसी ना किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल देखिएगा, मिस्टर वर्मा वांट्स टू मेक हिज सन अ डॉक्टर। मिस्टर वर्मा वांट्स टू मेक हिज सन अ डॉक्टर। यहाँ पर ये जो नाउन में लिखा है अ डॉक्टर, तो मिस्टर वर्मा चाहते हैं बनाना, हिज सन, मिस्टर वर्मा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, क्या? डॉक्टर। मतलब ये कि यहाँ पर भी जो टू मेक इन्फिनिटिव है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट आया है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मिस्टर वर्मा वांट्स हिज सन अ डॉक्टर, मिस्टर वर्मा चाहते हैं उसका बेटा डॉक्टर। यहाँ अब उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वो बनाना चाहते हैं अपने बेटे को। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, आवर टीम हैज़ डिसाइडेड टू मेक नवनीत कैप्टन। हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि नवनीत को कैप्टन बनाना है, राइट। या हमारी टीम नवनीत को कैप्टन बनाने के लिए डिसाइड कर चुकी है, यानी कि नवनीत को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, राइट दोस्तों। क्या होगा? एज प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। ही is about to die। राइट। यदि इसका फार्मूला हम लिखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ये सब
यदि लिखूँ तो चलिए उसी एग्ज़ाम इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं तो ये बात समझ में आएगी कि VJECT राइट दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पब्लिक प्रीपोजिशंस preposition, then अब देखिएगा तो इसमें ही इज अबाउट टू डाई, यहाँ पर ये जो अबाउट है ये प्रीपोजिशंस के रूप में आया हुआ है और टू डाई ये एज ए प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ये उसका किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि कोई ना कोई नाउन होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टू डाई है वो एज ए नाउन आया, लेकिन किस रूप में? प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मुझे लगता है कि मेरी बात एकदम मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, राइट। दूसरा यदि एग्जाम्पल हम देखें तो उसको बोलूँ आई डिड नथिंग एक्सेप्ट टू रीड। आई डिड नथिंग एक्सेप्ट टू रीड, मैंने पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू लगा हुआ वर्ब, और जो वाक्य में, जो कि सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करता, सेंटेंस में वो वर्ब का काम नहीं करता, वो एज ए एडजेक्टिव, एज ए नाउन या एज ए एडवर्ब आता है। क्लियर? जनरली हम देखते हैं कि वर्ब सेंटेंस में क्रिया करती है, लेकिन यहाँ पर टू इन्फिनिटिव, टू लगा हुआ वर्ब या तो नाउन का काम करेगा या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यदि पसंद आया तो, और हो सके तो इसे अन्य लोगों तक भी फॉरवर्ड करिए, अन्य स्टूडेंट तक भी फॉरवर्ड करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू।